नमस्कार साथियों, मैं भुवनेश प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस गढ़ में। साथ ही आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। साथ ही ये वो प्रश्न रहेंगे जो आपकी परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। तो सभी साथी शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास में बने रहना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण की क्लास होने वाली है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और मेरे साथ हर एक क्वेश्चन का आंसर भी करते रहना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। भारत का तीसरा मुगल बादशाह कौन था? भारत का तीसरा मुगल बादशाह कौन था? तो साथी याद रखना, भारत का तीसरा मुगल बादशाह था अकबर। क्लियर है? पहला पूछा जाए तो बाबर, दूसरा पूछा जाए तो हुमायूं और तीसरा है अकबर। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? अशिक्षित का मतलब है अनपढ़, जो पढ़ा लिखा नहीं था। तो वो है अकबर। क्लियर है भैया? तो याद रखना, अकबर जो था वो अनपढ़ था, यानी कि अशिक्षित था। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म कब हुआ था? तो साथी याद रखना, अकबर का जन्म होता है 1542 ईस्वी में। क्लियर है साथी? 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म होता है और अकबर जो है भैया याद रखना वो तीसरा मुगल शासक था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना भैया, इसका जन्म हुआ था पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में कहाँ पर? अमरकोट में। क्लियर है? तो अमरकोट कहाँ पर है? पाकिस्तान में, और यहीं पर इसका जन्म हुआ था। अमरकोट के राजा वीर साल के महल में इसका जन्म होता है 1542 ईस्वी को। क्लियर है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। मुगल बादशाह अकबर का पूरा नाम क्या था? मुगल बादशाह अकबर का पूरा नाम क्या था? तो साथ ही याद रखना, इसका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्लियर है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। मुगल बादशाह अकबर के पिता का नाम क्या था? मुगल बादशाह अकबर के पिता का नाम क्या था? तो अकबर के पिता का नाम था हुमायूं। क्लियर है भैया? अकबर के पिता का नाम था हुमायूं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। मुगल बादशाह अकबर की माता का नाम क्या था? मुगल बादशाह अकबर की माता का नाम क्या था? तो आपको याद रखना है हमीदा बानो बेगम। क्लियर है? पिता कौन है? हुमायूं। और माता कौन है? हमीदा बानो बेगम। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर साथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोधाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? जोधाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? तो याद रखना भैया, अकबर के साथ हुआ था। क्लियर है? जोधाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? अकबर के साथ। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर साथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर कब सम्राट बना था? अकबर कब सम्राट बना था? तो याद रखना भैया 1556 में। क्लियर है? 1556 में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। अकबर का राज्याभिषेक हुमायूं की आकस्मिक मृत्यु के बाद किस स्थान पर हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक हुमायूं की आकस्मिक मृत्यु के बाद किस स्थान पर हुआ था? तो याद रखना भैया, कालानौर में। क्लियर है? पंजाब के कालानौर में। क्लियर है? अकबर का राज्याभिषेक होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर साथी। अकबर किस वर्ष की आयु में बादशाह बना था? अकबर किस वर्ष की आयु में बादशाह बना था? तो भैया याद रखना, अकबर 13 वर्ष की आयु में बादशाह बना था। दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर साथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने कब से कब तक दिल्ली पर शासन किया था? अकबर ने कब से कब तक दिल्ली पर शासन किया था? तो याद रखना भैया, 1556 से लेकर के 1605 तक। 1556 से लेकर के 1605 तक अकबर के द्वारा दिल्ली पर शासन किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर साथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा
क्या थी? अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा क्या थी? तो याद रखना हिंदू कुश। क्लियर है? हिंदू कुश ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। साथी का क्वेश्चन देखते हैं। अकबर जब छोटा था तब उसका संरक्षक कौन था? अकबर जब छोटा था तब उसका संरक्षक कौन था? तो याद रखना भैया बैरम खां। क्लियर है? कौन था? बैरम खां। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। साथ के अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं तथा अकबर दोनों की सेवा करने वाला महान सेनापति कौन था? अकबर और हुमायूं दोनों की सेवा करने वाला महान सेनापति कौन था? तो याद रखना वो है कौन? बैरम खां। क्लियर है साथी? वो है कौन? बैरम खां। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों के दौरान अकबर का शासन वास्तव में किस राज्य संरक्षक द्वारा चलाया गया था? अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों के दौरान अकबर का शासन वास्तव में किस राज्य संरक्षक के द्वारा चलाया गया था? तो याद रखना भैया बैरम खान के द्वारा। किसके द्वारा? बैरम खान के द्वारा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। साथी अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल साम्राज्य के उस सेनापति का नाम क्या था जिसने अकबर के शासन के शुरुआती दौर में उसकी देखभाल तथा मार्गदर्शन किया था जब अकबर ने 14 वर्ष की उम्र में गद्दी संभाली थी? मुगल साम्राज्य के उस सेनापति का नाम क्या था जिसने अकबर के शासन के शुरुआती दौर में उसकी देखभाल तथा मार्गदर्शन किया था जब अकबर ने 14 वर्ष की उम्र में गद्दी संभाली थी? तो उसका नाम था बैरम खान। भैया क्लियर है? क्या नाम था? बैरम खान। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। निम्नलिखित में से इसे अकबर के शासनकाल में खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? निम्नलिखित में से किसे अकबर के शासनकाल में खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो वो है बैरम खान। क्लियर है भैया? तो बैरम खान को अकबर ने खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। साथी अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध बोले तो दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो याद रखना भैया 1556 ईस्वी में। क्लियर है? 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साकू। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो याद रखना भैया दूसरा जो युद्ध है पानीपत का अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था पानीपत का द्वितीय युद्ध। कब? 1556 ईस्वी में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। साथ ही अगला क्वेश्चन देखता है। पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने किसको हराया था? पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने किसको हराया था? हेमू को। और हेमू को कहा जाता है हेमचंद्र विक्रमादित्य। क्लियर है भैया? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है? तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था जिसमें अकबर ने भैया हेमू यानी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य को हराया था, यानी कि पराजित किया था। क्लियर है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1576 में। 1576 में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। साथी अगला क्वेश्चन देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था, यानी कि किसके बीच में लड़ा गया था? तो याद रखना भैया अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था? 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था? तो याद रखना भैया अकबर ने हराया था। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। साथी क्लियर है? अगला क्वेश्चन दो। आगरा का किला, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो याद रखना भैया अकबर ने। क्लियर है? तो आगरा का किला आगरा में है, इलाहाबाद का किला इलाहाबाद में है और लाहौर का किला लाहौर में है। इन तीनों किलों का निर्माण करवाया था किसने भैया? अकबर ने। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। साथी अगला क्वेश्चन देखते हैं।
फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने करी थी? तो याद रखना भैया, अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। किस संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था? किस संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था? तो याद रखना भैया, उनका नाम है शेख सलीम चिश्ती। क्लियर है? तो शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में अकबर ने भैया फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है? तो याद रखना भैया, ये स्थित है उत्तर प्रदेश के आगरा में। क्लियर है? उत्तर प्रदेश के आगरा में फतेहपुर सीकरी है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। साथी, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ चला रहा हूँ साथी, याद रखना सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है भैया? तो लास्ट तक क्लास में बने रहना। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। फतेहपुर सीकरी को किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था? फतेहपुर सीकरी को किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो याद रखना भैया, अकबर ने 12 वर्षों तक, याद रखना, फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी के रूप में इसने स्थापित किया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो याद रखना भैया, अकबर ने। क्लियर है? इसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन हो जाएगा सी एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार बनाया। इस प्रवेश द्वार का दूसरा नाम क्या है? गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार बनाया। इस प्रवेश द्वार का दूसरा नाम क्या है? बुलंद दरवाजा। क्लियर है भैया? बुलंद दरवाजा कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। क्लियर है? किस उपलक्ष्य में? गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था? अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था? तो अभी अभी बताया, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने भैया फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। फतेहपुर सीकरी ने पंचमहल, मरियम महल, जोधाबाई महल, बीरबल महल और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किसने बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में पंचमहल, मरियम महल, जोधाबाई महल, बीरबल महल और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किसने बनवाया था? तो याद रखना भैया, अकबर ने बनवाया था। ये रहा, फतेहपुर सीकरी की स्थापना भी अकबर ने करी थी, और फतेहपुर सीकरी में पंचमहल, मरियम महल, जोधाबाई महल, बीरबल महल और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, या इसको शेख सलीम चिश्ती की दरगाह की कहते हैं, इन सभी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। साथी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी साथी, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। साथ, निम्नलिखित में से कौन दीन ए इलाही में शामिल होने वाले पहले हिंदू थे? निम्नलिखित में से कौन दीन ए इलाही में शामिल होने वाले पहले हिंदू थे? तो वो थे भैया बीरबल। तो ये रहा, कौन थे? बीरबल। तो याद रखना, दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाले पहले हिंदू बीरबल थे। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। साथी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को उनकी मूर्खता का, ना कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है? निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को उनकी मूर्खता का, ना कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है? तो विंसेंट स्मिथ ने दिया। किसने? विंसेंट स्मिथ ने। क्लियर है? ये कहा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने इबादत खाने का निर्माण किया था, कहाँ पर किया था? तो याद रखना, फतेहपुर सीकरी में भैया। क्लियर है? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी।
अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो इबादत खाने में। क्लियर है भैया? कहाँ पर? इबादत खाने में। और इबादत खाना कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। अकबर द्वारा इलाही संवत किस वर्ष शुरू किया गया था? अकबर द्वारा इलाही संवत किस वर्ष शुरू किया गया था? 1583 ईस्वी में। क्लियर है भैया? 1583 ईस्वी में। तो याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है कि इलाही संवत की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने कब की थी? 1583 ईस्वी में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथ। निम्नलिखित में से किसने 1579 में महजरनामा जारी किया था? निम्नलिखित में से किसने 1579 में महजरनामा जारी किया था? तो महजरनामा जारी करने वाला मुगल शासक है अकबर साथी। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक द्वारा जजिया कर समाप्त किया गया था? किस शासक द्वारा जजिया कर समाप्त किया गया था? तो वो है अकबर। क्लियर है भैया? तो अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय झरों का दर्शन आरंभ किया गया था? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय झरों का दर्शन आरंभ किया गया था? तो अकबर के समय। क्लियर है भैया? बहुत बार पूछा जाता है कि झरों का दर्शन की शुरुआत किसने करी थी? अकबर ने की थी। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी? अकबर ने की थी। याद रखना भैया। क्लियर है? तो मनसबदारी प्रणाली या सिस्टम की शुरुआत कौन करता है? अकबर। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। राजस्व निपटान की जब्त प्रणाली किसके शासनकाल में शुरू की गई थी? राजस्व निपटान की जब्त प्रणाली किसके शासनकाल में शुरू की गई थी? तो अकबर के शासनकाल में। क्लियर है भैया? बहुत बार पूछा जाता है, नोट करते हुए चलना सारे क्वेश्चनों को। तो याद रखना भैया, ये जब्त प्रणाली किससे संबंधित है? राजस्व से संबंधित है। क्लियर है भैया? और कैसा राजस्व? भू राजस्व से। क्लियर है? लैंड रेवेन्यू से ये रिलेटेड है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। शुरुआत होती है किसके समय? अकबर के समय। ऑप्शन सी। क्लियर है? सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को टोडरमल प्रणाली कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को टोडरमल प्रणाली कहा जाता है? तो जब्ती प्रणाली को। किसको? जब्ती प्रणाली को टोडरमल प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि जब्ती प्रणाली की शुरुआत कौन करता है भैया? टोडरमल करता है अकबर के शासनकाल में। क्लियर है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर साथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? तो याद रखना भैया, एक तिहाई भाग। क्लियर है? कितना? एक तिहाई भाग। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। अकबर के द्वारा शुरू की गई दहशाला प्रणाली किससे संबंधित थी? अकबर के द्वारा शुरू की गई दहशाला प्रणाली किससे संबंधित थी? तो याद रखना भैया, भू राजस्व प्रणाली से संबंधित थी दहशाला प्रणाली। क्लियर है? और किसके शासनकाल में शुरू की गई थी? अकबर के शासनकाल में। किसने शुरू करी थी? अकबर ने। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। निम्नलिखित में से कौन अकबर के नौ रत्नों में शामिल थे? निम्नलिखित में से कौन अकबर के नौ रत्नों में शामिल थे? तो याद रखना भैया, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। क्यों? क्योंकि अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खाने खाना, तानसेन, बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, हकीम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा। क्लियर है भैया? ये सभी अकबर के नौ रत्नों में शामिल थे। तो ऑप्शन हो जाएगा डी एकदम सही आंसर साथी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। तानसेन का मूल नाम था। तानसेन का मूल नाम था। तो याद रखना भैया, तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। क्या नाम था? रामतनु पांडे। और तानसेन कौन है? अकबर के नौ रत्नों में से एक। क्लियर है? ऑप्शन बी हो गया सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसे दिया था?
अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसे दिया था? तो आपको पता होगा, बहुत बार आपने सुना होगा, मियाँ तानसेन। क्लियर है भैया? तो किसको दिया था? तानसेन को मियाँ का टाइटल दिया था, शीर्षक दिया था। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो याद रखना भैया, इनके गुरु का नाम था हरिदास। क्या नाम था? हरिदास। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर भैया बी, एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तानसेन जो अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे, निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने में विशेषज्ञ थे? तानसेन जो अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे, निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने में विशेषज्ञ थे? तो भैया उस वाद्य यंत्र का नाम है रबाब। क्लियर है? उस वाद्य यंत्र का नाम है रबाब। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो याद रखना महेश दास। क्लियर है भैया? तो महेश दास जो है वो बीरबल का वास्तविक नाम था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर साथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक कौन है? अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो याद रखना अबुल फजल थिया। क्लियर है? तो बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि अकबरनामा और आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा लिखी थी ये। क्लियर है भैया? ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अबुल फजल द्वारा अकबर के शासन के इतिहास की कितनी जिल्दें लिखी गई थी? अबुल फजल द्वारा अकबर के शासन के इतिहास की कितनी जिल्दें लिखी गई थी? जिल्द का मतलब होता है भाग, पार्ट, या हम कह सकते हैं खंड। क्लियर है भैया? तो 3 जिल्द लिखी गई थी। कितनी? 3 जिल्द लिखी गई थी। उन्हीं को हम संयुक्त रूप से अकबरनामा कहते हैं। क्लियर है भाई? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अबुल फजल द्वारा अकबर के शासन के इतिहास की लिखी गई 3 जिल्दों का शीर्षक क्या है? तो अभी अभी बताया भैया, उन तीनों को क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर उन तीनों को कहते हैं अकबरनामा। क्या कहते हैं? अकबरनामा। क्लियर है भैया? तो अकबरनामा और आईन अकबरी, इन दोनों की रचना किसने करी है? अबुल फजल ने करी है। क्लियर है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखता है। अकबरनामा के पहले खंड में किसका विवरण है? अकबरनामा के पहले खंड में इसका विवरण है। खंड का मतलब यहाँ पे जिल्द से है भैया ना, 3 जिल्द लिखी गई है ना, पहली जिल्द, दूसरी जिल्द और तीसरी जिल्द। तो जिल्द को हम क्या कह सकते हैं? पार्ट या खंड कह सकते हैं। क्लियर है? तो अकबरनामा के पहले खंड में किसका विवरण मिलता है? कोई याद रखना भैया, अकबर के पूर्वजों का विवरण मिलता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है साथी? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबरनामा के दूसरे खंड में किसका विवरण है? अकबरनामा के दूसरे खंड में किसका विवरण है? तो याद रखना भैया, अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण मिलेगा किसमें? अकबरनामा के दूसरे जिल्द या खंड में। क्लियर है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखना साथी। आईने अकबर की जो अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है, किससे संबंधित है? आईने अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है, किससे संबंधित है? तो भैया याद रखना, ये आईने अकबरी कोई अलग से लिखी गई बुक नहीं है। ये अकबरनामा का तीसरा खंड यानी कि तीसरी जिल्द है। और अगर हम बात करें इसका संबंध किससे है, तो याद रखना भैया, अकबर के प्रशासन से। क्लियर है? तो आईने अकबरी अकबरनामा का तीसरा खंड है, जाने की भैया तीसरी जिल्द है, और इसका संबंध किससे है? अकबर के प्रशासन से। तो इसमें अकबर के प्रशासन की सारी जानकारी मिलती है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद कराया और इसे रज्मनामा नाम दिया था? निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद कराया और इसे रज्मनामा नाम दिया था? तो याद रखना भैया, अकबर ने। क्लियर है? तो अकबर ने महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था और इसका नाम दिया था रज्मनामा। क्लियर है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रज्मनामा के लेखक कौन है? रज्मनामा के लेखक कौन है? तो याद रखना भैया, फैसी। कौन है? फैसी। क्लियर है? तो याद रखना भैया, रज्मनामा क्या है? महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद है
और इसका अनुवाद किया है किसने? फैजी ने। और करवाया किसने? अकबर ने। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल कौन थे? मुगल सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल कौन थे? कोई याद रखना भैया। ये थे वित्त मंत्री। कौन थे? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री को हम राजस्व मंत्री भी कहते हैं। और ये कई बार पेपर में जब पूछा गया है ना कि बताओ भैया टोडरमल कौन थे, तो ऑप्शन में वित्त मंत्री होगा तो वित्त मंत्री सही होगा, और राजस्व मंत्री होगा तो राजस्व मंत्री सही होगा। क्यों? क्योंकि टोडरमल है भैया। क्लियर है? टोडरमल ने भैया राजस्व प्रणाली की शुरुआत करी थी, जिसका नाम क्या था? जप्ती प्रणाली, जिसको टोडरमल प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है ना। तो वित्त मंत्री या राजस्व मंत्री, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोडरमल ने किस मुगल सम्राट के शासनकाल में भू राजस्व की शुरुआत की थी? टोडरमल ने किस मुगल सम्राट के शासनकाल में भू राजस्व की शुरुआत करी थी? तो अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। साथ भी क्लियर है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर द्वारा किस राजपूत शासक को सबसे ज्यादा मनसब दिया गया था? अकबर द्वारा किस राजपूत शासक को सबसे ज्यादा मनसब दिया गया था? राजा मानसिंह को। राजा मानसिंह को सबसे ज्यादा मनसब दिया गया था। और सबसे ज्यादा मनसब कितना? मनसब 7,000। क्लियर है? 7,000 का मनसब दिया गया था और ये सबसे ज्यादा हुआ करता था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथ भी। राजा मान सिंह ने 1591 में चेरोस जनजाति पर हमला किया और उन्हें हराया, वह कौन थे? राजा मान सिंह ने 1591 में चेरोस जनजाति पर हमला किया और उन्हें हराया, वह कौन थे? अकबर के प्रसिद्ध सेनापति थे भैया। कौन? राजा मान सिंह। और अकबर ने सबसे ज्यादा जो मनसब दिया था, किसको दिया था? राजा मान सिंह को दिया था। राजा मान सिंह कौन है? प्रसिद्ध सेनापति अकबर के। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखना साथी। आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? तो दी थी भैया राजा मानसिंह को। राजा मानसिंह को। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? तो वो है अकबर। क्लियर है भैया? वो है अकबर। और याद रखना भैया, अकबर एक वाद्य यंत्र बजाता था जिसका नाम है नक्कारा। क्लियर है? तो कई बार पेपर में पूछा जाता है कि अकबर भैया कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? नक्कारा बजाता था। और ये भैया हिंदी गीतों की रचना भी करता था। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयाग नगर को अलाहाबाद, अल्लाह का नगर का नाम किसने दिया था? प्रयाग नगर को अलाहाबाद, अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? तो अकबर ने दिया था भैया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? अकबर के शासनकाल से संबंधित थे भैया। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी? तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी? तो याद रखना भैया, अकबर के शासनकाल में लिखी थी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथ ही। अकबर ने अपने पिता हुमायूं की गाथा हुमायूंनामा को लिपिबंद करने का दायित्व किसको दिया था? अकबर ने अपने पिता हुमायूं की गाथा हुमायूंनामा को लिपिबद्ध करने का दायित्व किसको दिया था? तो गुलबदन बेगम को दिया था। और गुलबदन बेगम ने ही हुमायूंनामा की रचना करी थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। साथी अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुगल सम्राट अकबर की मृत्यु हुई थी? निम्नलिखित में से किस वर्ष मुगल सम्राट अकबर की मृत्यु हुई थी? तो 1605 ईस्वी में भैया। 1605 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखना चाहते हैं। आगरा के सिकंदरा में किसका मकबरा स्थित है? आगरा के सिकंदरा में किसका मकबरा स्थित है? तो याद रखना भैया अकबर का। तो कई बार पेपर में पूछा जाता है कि बताओ भाई अकबर का मकबरा कहाँ पर है?
तो कभी-कभी ऑप्शन में आगरा होता है और कभी-कभी सिकंदरा। क्लियर है? तो याद रखना आगरा के सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। अकबर के उत्तराधिकारी उनके बेटे सलीम ने किसकी उपाधि ली जिसका अर्थ था विश्व का विजेता? अकबर के उत्तराधिकारी उनके बेटे सलीम ने किसकी उपाधि ली जिसका अर्थ था विश्व का विजेता? तो याद रखना भैया, अकबर का जो उत्तराधिकारी था वो था उनका बेटा सलीम, और सलीम ने उपाधि ली थी किसकी? आप कहेंगे जहांगीर की। क्लियर है भैया? किसकी उपाधि धारण की थी? जहांगीर की, जिसका अर्थ होता है विश्व का विजेता। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। मरियम उज जमानी, जिसको जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, का मकबरा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? मरियम उज जमानी यानी कि जोधाबाई का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो याद रखना भैया आगरा में स्थित है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। इसी के साथ साथ ही आज की हमारी ये वीडियो समाप्त होती है, खत्म होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट पर बता देना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, और चैनल पर नए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।